हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बोले। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है 8 कॉमन ब्लॉगिंग मिस्टेक्स दैट एवरी ब्लॉगर शुड अवॉइड। तो दोस्तों आज के वीडियो में बताना चाह रहा हूं कुछ ऐसे ब्लॉगिंग मिस्टेक जो हर एक ब्लॉगर को अवॉइड करना चाहिए और अगर कभी कर दिया है तो सुधार लेना चाहिए बहुत जल्दी। ठीक है गाइस, और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा वेब होस्टिंग का, जिसको जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट वेब होस्टिंग पे और साथ में आपको मिलेगा एक फ्री डोमेन भी। तो दोस्तों इसी वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ब्लॉगिंग मिस्टेक्स। देखो गाइस, जब हम ब्लॉगिंग मिस्टेक्स की बात करते हो सबसे पहले हमें वहां से शुरू करना चाहिए जब आप ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं करते हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग मिस्टेक्स हमेशा वहीं से शुरू होती है जब आप ब्लॉगिंग को शुरू नहीं करते हो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, मैं बताता हूं। गाइस देखो, सबसे पहली गलती क्या होती है ना, वो है फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। गाइस ये होता है यूट्यूबर्स की वजह से, क्योंकि यूट्यूबर्स ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं जहां पर लिखा हुआ होता है एक लड़का घर बैठ के कमाता है हर महीने 5 लाख रुपए, गांव का लड़का कमाता है 50 लाख रुपए। इस तरीके के जो थंबनेल्स जब हम देखते हैं ना तो फोमो क्रिएट होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। देखो, मान के चलते हैं कि आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जो जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो और आराम से अपने घर के जो खर्चों के लिए आपको जितना पैसा चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, कुछ भी, मतलब जो भी एक अमाउंट है। ठीक है, ये अमाउंट आप आराम से कमा रहे हो, आपके घर की हर जरूरत है, आप आराम से मतलब जो है उसका डील कर लेते हो और आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब खुश है, सब बढ़िया है, हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके घर में। लेकिन आप एक दिन जॉब से घर वापस आते हो, मोबाइल चलाते हो, स्क्रॉल करते हो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, कहीं भी, और आपको एक थंबनेल देखने को मिलता है जहां पर लिखा हुआ है ये लड़का घर बैठे कमाता है हर महीने 5 लाख रुपए। गाइज ये एक वीडियो आपकी पूरी सोच बदल के रख देगा। थंबनेल ने तो आधा सोच बदल ही दिया, अगर पूरा वीडियो देख लिया ना तो आप फोमो के शिकार हो जाओगे, पक्की बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या गलती होती है बताता हूं। जब आपने इस थंबनेल को देखा, उससे पहले की लाइफ के बारे में सोच के देखो। आप एक सेटिस्फाइड इंसान थे जो अपनी जॉब से खुश था, ठीक है, और जिसको 50,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, 30,000 रुपए की जितनी भी सैलरी मिलती थी, इससे आप अपना घर चलाते थे। आपके घर में आपके बीवी बच्चे माँ बाप जो कुछ भी है, जो भी लोग भी है, वो सारे के सारे खुश हैं, सब बढ़िया है, और आप आराम से लेटे हुए हो अपने कमरे में और आप स्क्रॉल कर रहे थे, आपकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस थंबनेल को देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये भी एक आदमी है, मैं भी एक आदमी हूं, मैं अपने 9 घंटे ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मैं 1,500 रुपए कमा रहा हूं दिन के। ठीक है, और वो जो बंदा है वो पूरे महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा है, बहुत ज्यादा होते हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, तो मतलब उसके पास भी दिन में उतने ही घंटे हैं जितने आपके पास है, तो आप कम कमा रहे हो और वो ज्यादा कमा रहा है। ये चीज आपके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा करेगा। ये आपको लगेगा कि यार मैं भी मतलब उतना ही टाइम लगा रहा हूं ना, तो मैं इतना क्यों नहीं कमा सकता, मैं कुछ चूक तो नहीं रहा हूं, मैं कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं, है ना। इसी चीज को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो। सब कुछ बढ़िया था आपके लाइफ में, लेकिन आपने खुद ने एक वीडियो देख के आपकी इनसिक्योरिटीज को बढ़ा दिया और उसके अंदर क्या बता रहे हैं? ब्लॉगिंग। तो अब एक ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, उस चीज में अब आप घुसने के बारे में सोच रहे हो। पहली चीज तो ये पहली गलती है, ठीक है, फोमो। दूसरी गलती, एज। आप एज को जो है सीरियसली नहीं लेते हो। हर काम को करने का एक एज होता है और ब्लॉगिंग के लिए भी एक एज होता है। देखो, मैं बोलूंगा, हम सीधी सीधी बात करते हैं, ज्यादा घुमा के बात नहीं करेंगे। जब तक आप 12th में आ जाते हो या फिर 12th खत्म कर लेते हो, 12th पास कर लेते हो, तब तक मैं तो कहूंगा ना तो आप कमाने के बारे में सोचो, ना ही आप ब्लॉगिंग के बारे में सोचो, ना ही यूट्यूब के बारे में सोचो, ना पॉपुलर होने के बारे में सोचो। सीधा सीधा दिमाग लगाओ पढ़ाई में और अच्छे दोस्त बनाने में। ठीक है, अपना मैनर्स, अपने एटिकेट्स, ये सब चीज़ें जो होती है ना, इसको इंप्रूव करने के लिए आप जो है काम करो अपने आप पर। अगर आप अभी 8th में, 9th में, 10th में, 11th और 12th में हो और आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि 12th खत्म होने तक इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये जो उम्र है ना, ये वापस नहीं आने वाली। ये जो टाइम है ये वापस नहीं आने वाला। अगर आप इस टाइम में पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो आपका जो बचपन है वैसे निकल जाएगा। ठीक है, 12th में जब आप पास आउट हो जाते हो तो आप 18 साल के होते हो, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, हिसाब लगा के देख लेना। तो जब आप 12th पास आउट होके इंजीनियरिंग या फिर कोई भी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो, तब आपकी उम्र होती है 18, 18.5। ठीक है, ये जो उम्र है, ये उम्र है किसी भी चीज को शुरू करने का, है ना। आप पैसों के बारे में भूल जाओ,
पैसा मैटर नहीं करता है। 25 साल की उम्र तक पैसा मैटर नहीं करता है, ठीक है, किसी के भी घर में। अब आपके घर में कितनी भी तकलीफें हो, कुछ भी हो, मैं मानता ही नहीं हूं कि 25 साल की उम्र से पहले आपके लिए पैसा मैटर करेगा, कर ही नहीं सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर मान लो कुछ बड़ा कर भी दिया तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये चीज रियलिटी है ना। जब आप 30-35 साल के हो जाओगे ना, तब आप इस बात को समझ पाओगे। आज इस वीडियो को देखते देखते शायद आप मेरी इस बात को प्रॉपर्ली समझ ना पाओ, लेकिन 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक, ये जो 7 साल का जो पीरियड है ना, ये ब्लॉगिंग के लिए है, ठीक है। अब कुछ अभी सुन लो, इस बात को अच्छे से सुन लेना क्योंकि हो सकता है आप में से कोई 25 क्रॉस कर चुका होगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। उनके लिए बता रहा हूं मैं। देखो क्या है, ये जो 18 से 25 की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये वो टाइम होता है जब आपको पैसा कमाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जीरो अर्निंग में ये 7 साल निकाल सकते हो। अगर आपके ब्लॉगिंग से 1 रुपए भी नहीं आ रहा है ना, तब भी आप ये 7 साल निकाल सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो 7 साल है, ये सब के लिए अलग केस है। अगर मान लो कि आप 18 साल की उम्र में वीडियो देख रहे हो तो आप कल ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो और आपके पास पूरे 7 साल बचते हैं। लेकिन मान लो कि आप 22 साल की उम्र में देखते हो तो आपके पास सिर्फ 3 साल बचते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल के लिए। इस 18 से लेके 25 के बीच में आप जो कुछ भी कर सकते हो ना अपने लाइफ में, करो, ठीक है। अब इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे कोई दूसरा आप डिग्री वगैरह कर रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी अगर आपको डिग्री चाहिए तो। अब डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ डिग्री से आज के डेट में कुछ नहीं होता, ये तो सब समझ चुके हैं, है ना। हाँ, अगर आप डिग्री से कुछ करना चाहते हो तो आपको बड़ी कंपनीज में जाना पड़ेगा। अगर आप अपने स्किल्स के साथ कुछ करना चाहते हो, आप खुद से भी कर सकते हो और छोटी कंपनीज में भी जा सकते हो। छोटी कंपनीज में डिग्री मैटर नहीं करती, छोटी कंपनी में स्किल मैटर करता है, और बड़ी कंपनीज में स्किल्स मैटर नहीं करते, बड़ी कंपनीज में डिग्री मैटर करती है, ठीक है। फर्क होता है दोनों जगहों पे। तो अब यहां पे क्या होता है कि आप डिग्री लो, कैसे भी लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेज में टॉप करो। अगर कॉलेज में टॉप करने का है तो मेरे हिसाब से आप कभी कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। इस बात को आप क्लियरली मान के चलना। तो इस 18 से लेके 25 साल की उम्र में आप ब्लॉगिंग कर लो, यूट्यूबिंग कर लो, व्लॉगिंग कर लो, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस के बारे में कुछ सोच सकते हो, आप बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सकते हो। हर चीज का हिट एंड ट्रायल कर लो और इस 7 साल में डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है ना। अपने प्रोफाइल को बिल्ड करो। कहने का मतलब ये कि इस 7 साल में अपने प्रोफाइल को बिल्ड करो, जो भी कर सकते हो वो करके इस प्रोफाइल को बिल्ड करो, क्योंकि 25 साल तक आपको डिसाइड करना है कि आपको जिंदगी में करना क्या है आगे, ठीक है। तो अब मान लो कि आपका 25 का एज खत्म हो चुका है, मतलब आप 25 साल के हो चुके हो, 26वां साल आपका चल रहा है या फिर 30 साल के होने वाले हो, यहां पर भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो ब्लॉगिंग का ऐसा है ना कि आप रिटायर होने के बाद भी कर सकते हो, है ना। आप 50-60 साल के हो जाओ, उसके बाद भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग की अच्छी बात रहती है, बस आपको दिखना चाहिए, टाइपिंग के लिए कीबोर्ड वगैरह दिखना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन गाइस, जब आप 25 साल क्रॉस करो तब आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको कम से कम अपना खुद का खर्चा तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। 25 साल की उम्र में ये नहीं होता है कि आपको पूरे फैमिली का खर्चा उठाना पड़ेगा, पूरे फैमिली को सपोर्ट करना है, इतना नहीं होता है। लेकिन कम से कम आपको अपना खुद का खर्चा उठाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना तो कम से कम आपके ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए यहां पर अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो मैं कहूंगा कि आपको सबसे पहले सोचना चाहिए अर्निंग सोर्स के बारे में, फिर सोचना चाहिए ब्लॉगिंग के बारे में, है ना। ये चीज होती है। अब 25 से लेकर 30 साल तक आपको क्या है, सिर्फ ये सोचना है कि आप अपना खर्चा कैसे उठाओगे और साथ में आप ब्लॉगिंग करते जाओ, ताकि इस 5 साल में आप इतना डेवलप हो जाओ कि आगे की सारी लाइफ आप एंजॉय कर पाओगे, ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग को इसके साथ में लेके चलते हो तो। और 30 साल के बाद, 30 से लेके 35 साल तक आपको ये सोचना चाहिए आप अपनी फैमिली, यानी कि आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चों का अगर आप ध्यान रख सकते हो नहीं कर सकते हो। और 35 साल के बाद आपको अपने पूरी फैमिली, मतलब अपने पेरेंट्स और सबका जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। तब आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप जो है पूरे फैमिली को सपोर्ट कर पाओ अपने दम पे। इतना 35 साल तो होना चाहिए। तो आपको ये टाइम पीरियड देखना है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि 30-35 साल के आसपास ब्लॉगिंग करने का रिस्क ले रहे हो, ये मत करना। क्योंकि ब्लॉगिंग में सक्सेस कोई गारंटी नहीं है, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसी चीज है ना जो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। गूगल ने अगर एक एल्गोरिथम चेंज कर दिया ना और आपको पता नहीं चला, तो ब्लॉगिंग में आप खत्म हो जाओगे एक ही दिन में, ठीक है। फिर आपको उसे वापस ऊपर उठा के लाने में काफी टाइम लग जाएगा, और वो भी तब पता चले कर पाओगे जब आपका कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा ब्लॉगिंग में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एज बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी। अब आप देखो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, फिर उसके हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हो, ओके। अब तीसरी चीज आती है इनकंसिस्टेंट होना।
गाइस देखो, ब्लॉगिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि लोग जब ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं ना, एक ब्लॉग डालते हैं, एक हफ्ते तक फिर कुछ नहीं करते हैं, 2 ब्लॉग डालते हैं, 1 महीने तक कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर गलती से कुछ 10-15 दिन काम कर भी दिया, ठीक है, तो उसके बाद कम से कम 10-15 दिन के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर ब्लॉग डाल रहे हो ना, तो यार मैं तो कहूँगा कि डेली डालो, है ना। देखो एक टाइम होता था जब कहते थे कि अगर आप वीकली डालते हो तो वीकली डालो, मंथली डालते हो तो मंथली डालो, नहीं होने वाला उससे कुछ, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में लोग अच्छा कंटेंट भी डाल रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट भी डाल रहे हैं और डेली भी डाल रहे हैं, और कोई कोई तो डेली 4-5 भी डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार आज कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, आप नहीं टिक सकते हफ्ते में एक, या हफ्ते में एक, या महीने में एक में आप नहीं टिक सकते इससे, है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और गूगल भी उसी वेबसाइट को जल्दी रैंक करता है जहां पर चीज़ें रेगुलर अपडेट होती रहती है, ठीक है। गूगल को भी नया और फ्रेश कंटेंट चाहिए, नया और फ्रेश कंटेंट आएगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल पे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल पे ज़्यादा देर तक रहेंगे, है ना। तो गूगल की डिपेंडेंसी क्यों है ब्लॉग पे? क्योंकि हमारे पास नया कंटेंट होता है। जब हमारे पास नया कंटेंट ही नहीं होगा तो गूगल के पास लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि गूगल क्या बताता है, हमारे ब्लॉग से तो बताता है वो, हमारे ब्लॉग और हमारे वेबसाइट्स। तो उसको हमेशा नया कंटेंट चाहिए होता है। आप नया कंटेंट देते रहो, जितना जल्दी फ्रीक्वेंटली आप अपडेट्स आते रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके वेबसाइट को इंपॉर्टेंस देगा गूगल, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, हर रोज एक ब्लॉग पोस्ट तो डालो ही डालो, ठीक है। दूसरी चीज, पेशेंस। अब पेशेंस एक फैक्टर होता है इनकंसिस्टेंसी का, इस चीज को समझते हैं। पेशेंस ना होने की वजह से आप क्या करोगे, अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट करोगे, आप कंसिस्टेंट हो, आप हर रोज एक ब्लॉग डाल रहे हो, 30 दिन तक आपने हर रोज एक ब्लॉग डाला, तो मान लेते हैं 60 दिन तक डाल दिया, ज्यादा कंसिस्टेंट हो आप, ऐसा मान के चलते हैं। 60 दिन तक डाल दिया, 90 दिन तक डाल दिया, 4 महीने तक डाल दिया, 120 दिन तक डाल दिया, अब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब ट्रैफिक नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, तो पेशेंस खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में आज की डेट में, जब इंस्टाग्राम रील्स के होते हुए, कोई 3-4 महीने का पेशेंस रख सकता है, ठीक है। तो 3-4 महीने तक आपने पेशेंस रख के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, फिर धीरे धीरे आर्टिकल कभी कभी आने लग जाएंगे आपके। आप ये सोचोगे ही नहीं कि हो सकता है कल और एक ब्लॉग पोस्ट डालते ही आपका ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ऐसा आप सोचते नहीं हो सकता है आप मार्जिन तक पहुंच चुके हो, बस एक और ब्लॉग पोस्ट की जरूरत है और आपका ब्लॉग चल पड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन नहीं, 3-4 महीने मेहनत करने के बाद हम उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं, एकदम से नहीं छोड़ते, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं सोचते हैं, लेकिन 1 महीना और, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने तक चल जाता है ये चीज़, और उसके बाद आप छोड़ देते हैं। तो वहाँ से इनकंसिस्टेंसी शुरू हो जाती है, और कभी कभी तो कुछ लोगों के केस में तो बंद ही हो जाता है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि ब्लॉगिंग पेशेंस और कंसिस्टेंसी के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हो, तो मैं कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके ब्लॉगिंग को छोड़ दो और लाइफ में कुछ और कर लो, है ना। क्योंकि ब्लॉगिंग तो ये चीज़ मांगता है, अगर आपको ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग करनी है तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते तो ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, सब हर किसी के लिए नहीं होता है ना। तो इसलिए आप उसको छोड़ सकते हो, बिंदास छोड़ दो और दूसरा काम करो जिसमें आप अच्छे हो, है ना, वो चीज कर लो। इसके बाद आता है गाइस बैकलिंक्स। बैकलिंक्स नहीं बनाना है, एक्चुअल में बैकलिंक्स नहीं बनाना है। बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट चीज जरूर होती है, लेकिन बैकलिंक इंपॉर्टेंट तब होती है जब आप एक बढ़िया लेवल तक पहुंच जाओ ब्लॉगिंग में। ऐसा नहीं कि आपने 20-30 आर्टिकल लिख दिया और अब आप उसके लिए बैकलिंक बनाना शुरू कर रहे हो। बैकलिंक बनाने के चक्कर में आप आगे आर्टिकल डाल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि बैकलिंक कैसे बनाओगे, उसके लिए भी तो आपको थोड़ा बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा और उस कंटेंट को कहीं और दूसरी वेबसाइट पे पोस्ट करना पड़ेगा, तब भी आपको वहां से एक बैकलिंक मिलेगा। तो आप अपने मेन ब्लॉग पे आर्टिकल लिखोगे कि बैकलिंक्स के लिए आर्टिकल लिखोगे, सोचने की बात है। सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है ना। तो इस चीज़ का आपको दिमाग लगाना चाहिए कि आप अगर नया कंटेंट लिखते हो, आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हो जो दूसरों ने कभी तक छेड़ा नहीं है ना, तो आप उसमें आराम से रैंक कर सकते हो। आप ढूंढो, कीवर्ड रिसर्च में ज़्यादा टाइम दो, इस पर अभी हम जाएंगे। आप कीवर्ड रिसर्च में टाइम दो, आप अच्छा आर्टिकल लिखने में टाइम दो, आप अच्छा कंटेंट बनाने में टाइम दो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो अपने आर्टिकल के थ्रू, है ना। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आपको बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका आर्टिकल्स रैंक हो जाएंगे फर्स्ट पेज पे, फिर आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है, तब यूज करो बैकलिंक का। जब आप फर्स्ट पेज पे ही नहीं हो तो बैकलिंक से क्या कर लोगे आप, है ना। मुश्किल से फर्स्ट पेज पे आ जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आर्टिकल्स इतने सारे लिखो
कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कीवर्ड्स पे आप रैंक होना शुरू हो जाओ। जब एक कीवर्ड या दो कीवर्ड या तीन कीवर्ड से आपके साइट पे ट्रैफिक आने लगेगा ना, तो आपके साइट की जो रेलिवेंसी है वो बढ़ने लगेगी, आपकी नीश पर जो आपकी रेलिवेंसी वो बढ़ने चाहिए, डोमेन ऑथोरिटी बढ़ने लगेगा, ठीक है, पेज ऑथोरिटी बढ़ने लगेगा। जब ये सब चीजें बढ़ती है ना, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली रैंकिंग इंप्रूव होती है। और जब रैंकिंग इंप्रूव होती है तो आप उसे फर्दर इंप्रूव करने के लिए आप बैकलिंक्स का यूज कर सकते हो। पहले से बैकलिंक के पीछे मत भागो, 200-300 आर्टिकल लिखो, आराम से रिजल्ट आएगा, उसके बाद बैकलिंक बनाना शुरू करो, है ना। तो तब तक क्या है ना, आपका सिस्टम जो है ना ऑटोमेटेड हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। 200-300 आर्टिकल जब तक आप लिख लोगे ना, इतने टाइम में आप यूँ समझ लो कि आपके लिए आर्टिकल लिखना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी फिर, ठीक है। और आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि हो सकता है आप अपने नीचे 2-3 को और रख लोगे आर्टिकल लिखने के लिए, और तब आप बैकलिंक्स के बारे में सोच सकते हो। तो थोड़ा पेशेंस रखो और डालो, आर्टिकल्स डालते रहो। एडसेंस के लिए अप्लाई करना ये सब भूल जाओ एक के लिए, अगर ट्रैफिक नहीं आएगा ना तो एडसेंस भी क्या कर लेगा, आपको कहाँ से पैसा लाके देगा। तो ट्रैफिक तो चाहिए, तो ट्रैफिक जब तक नहीं आता है ना, आप लगे रहो आर्टिकल्स डालने में, ठीक है। तो बैकलिंक्स के पीछे मत जाओ, ये हमारी जो है 5वीं गलती होती है। अब है रॉन्ग नीश, गलत नीश सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब गलत नीश सेलेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस रहते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन मेन गलती क्या है, हम गलत नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, और गलत नीश सेलेक्ट करने की वजह से हमें प्रॉपर कीवर्ड ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हमारी 6th और 7th गलती है। 6th गलती है रॉन्ग नीश, और उस गलती की वजह से जो 7th मिस्टेक होती है वो है हमें कीवर्ड रिसर्च करते वक्त कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाते हम, वो हमारी 7वीं गलती होती है, ठीक है। अगर नीश ही गलत होगा तो आपको कीवर्ड से मिलने वाले ही नहीं है, ये तो पक्की बात है। देखो, एक नीश ऐसा रहता है जहां पर बहुत सारे कीवर्ड मिल सकते हैं। अगर हम जाते हैं हेल्थ नीश में, ठीक है, हेल्थ नीश में, हेल्थ के अंदर अगर हमारे बालों से लेकर शुरू करें ना, तो शरीर में इतने ऑर्गन्स है ना हमारे, और हर एक ऑर्गन्स में इतनी सारी चीजें होती है कि अगर हम हेल्थ के एक टॉपिक को पकड़ लेना तो करोड़ों आर्टिकल्स लिखेंगे ना, तब भी करोड़ों और आर्टिकल लिखने के चांसेस और बच जाते हैं। इतना सब कुछ है हमारे अपने बॉडी के अंदर ही, है ना। तो ये एक नीश होता है जो उसको हम कह सकते हैं कि जहां पर कभी कीवर्ड्स खत्म ही नहीं होते, है ना। और ऐसे बहुत सारे नीश ऐसे भी होते हैं जहां पर शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। तो अगर आपने गलत नीश सेलेक्ट कर लिया तो आप लंबे टाइम तक आर्टिकल्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने सही कीवर्ड सेलेक्ट नहीं किया तो ट्रैफिक आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना। तो क्योंकि कीवर्ड्स ही तो है एक ऐसी चीज है जो गूगल पे ट्रैफिक लेकर आता है, गूगल पे कोई और चीज ट्रैफिक नहीं ला सकती। चलो यूट्यूब पे तो हम मान लेते हैं सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ जाएगा, कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल ट्रैफिक आ जाएगा, प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, ब्राउज फीचर से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल सकता है, सजेशन से मिल सकता है। गूगल पे कहां से लाओगे ट्रैफिक, गूगल पे तो सिर्फ सर्च से आएगा, है ना। अगर आपने इधर उधर कहीं शेयर कर दिया तो सोशल आ जाएगा, थोड़ा एक्सटर्नल आ जाएगा, इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं है गूगल पे ट्रैफिक लाने का। तो ये भी है ना। ये दो गलतियां और है जो हम नॉर्मली करते हैं, जो है कि गलत नहीं सेलेक्ट करते हैं और उसी वजह से फिर कीवर्ड्स नहीं ढूंढ पाते हैं। दोनों गलतियां होती है, ठीक है। अब आता है गाइस टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ मतलब होता है कि आपने ब्लॉग बना लिया, आपने अच्छे आर्टिकल्स लिख दिए, ठीक है। अब आपने जो लिख दिया वो तो लिख दिया, आपने लिंक्स वगैरह बनाया, उसको इंटरनल लिंकिंग कर दिया, आपने एक्सटर्नल लिंकिंग कर दिया आपने, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने कर दी उसके अंदर और सब कुछ बढ़िया कर दिया। अब क्या होगा कि आपने कर तो दिया, पहले महीने आपने मान लो 30 आर्टिकल लिखे और उस 30 आर्टिकल्स के अंदर आपने 90 लिंक बनाए, इंटरनल और एक्सटर्नल सब मिला के। अब आप ये सोचो, आपने जो ये लिंक है, जो आपने लिंक बनाया था, और आप कभी कभी अपने आर्टिकल्स में कोई वीडियो भी अनलिस्टेड कर देते हो, मतलब एक अनलिस्टेड वीडियो को या फिर एक किसी के भी एक वीडियो को भी आप उसके अंदर जो है डिस्प्ले करा देते हो कि डायरेक्टली उस वीडियो को आपके आर्टिकल में से देख सकते हैं, है ना, एम्बेड कर देते हैं हम उसको। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे दिक्कतें ये आ जाती है कि हमने जो लिंक बनाया, इंटरनल लिंकिंग की, अब मान के चलो आपने जो इंटरनल लिंकिंग की, उस इंटरनल लिंकिंग में एक ब्लॉग दूसरे ब्लॉग के साथ कनेक्टेड है। अब मान लो कि कभी आपने उस दूसरे ब्लॉग का यूआरएल चेंज कर दिया, फोकस कीवर्ड चेंज कर दिया, और जिस वजह से आपको यूआरएल भी चेंज करना पड़ा। अब आपको यह याद नहीं है कि आपने उस पर्टिकुलर ब्लॉग को, उस ब्लॉग का लिंक किसी दूसरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर दे रखा था, आप वहां जाके यूआरएल चेंज नहीं कर रहे हो, तो क्या हो गया, आपके इंटरनल लिंकिंग में बन गया एक ब्रोकन लिंक, है ना। अब मान लो कि ये दूसरी चीज होती है एक्सटर्नल लिंक, मतलब हम अपने ब्लॉग से किसी और के ब्लॉग के या फिर किसी और के वेबसाइट पर एक लिंक भेज रहे हैं, पता चला उसका डोमेन एक्सपायर हो गया, है ना। अब आपको उस लिंक पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं खुल रहा है, तो क्या हुआ, फिर से बन गया एक ब्रोकन लिंक। तो गाइस, ये जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं ना,
इंटरनल लिंकिंग के अंदर भले आपके खुद के ब्लॉग के जो लिंक्स है वो चेंज हो गए, या फिर दूसरे के ब्लॉग पूरा हट ही गया है, पूरे इंटरनेट पे ऐसा कोई वेबसाइट ही नहीं है अब, तो क्या ब्रोकन लिंक्स बन जाते हैं। एम्बेडेड वीडियो डिलीट कर दिया किसी ने, आपने किसी और का वीडियो एम्बेड किया था, उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया, तो क्या हो गया, एक वीडियो भी आपका जो है ब्लैंक वहां पे दिख रहा है, जिसका लिंक आप कहीं भी लेकर नहीं जाता है, ठीक है, तो वो भी ब्रोकन बन गया। इमेजेस ब्रोकन हो सकते हैं। तो गाइज ये सारी गलतियां जो होती है, आपने बहुत पहले की गलतियां नहीं थी, या आपने प्रॉपर काम किया था, लेकिन आपने किए हुए इस काम को किए हुए आपके 1-2 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब आप भूल चुके हो कौन से ब्लॉग को किस ब्लॉग के साथ आपने कनेक्ट किया था, आपने इंटरनल लिंकिंग कहां की थी, आप भूल चुके हो, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब क्या करोगे, अब यहां पर आपको इस टेक्निकल एसईओ को करेक्ट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, गूगल पे ऐसे बहुत सारे जो है साइट ऑडिट टूल्स मिलते हैं, फ्री साइट ऑडिट टूल्स मिलते हैं, आपको वहां जाकर अपने वेबसाइट को वहां सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने से आपके जो भी ब्रोकन लिंक्स होंगे, जो भी एरर्स वगैरह होगा, वहां दिखा देगा और आपको उसे क्लियर कर देगा। जैसे आप क्लियर करोगे, आपके आर्टिकल्स वापस रैंक होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो टेक्निकल एसईओ वाली गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, हालांकि आप करते नहीं हो, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है टाइम के साथ। कोई डोमेन एक्सपायर हो जाता है, कोई ब्लॉगर डिलीट करता है, नॉर्मल चीजें हैं, अभी गलती नहीं होती, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो वो गलती है, ठीक है। अब आता है कॉपी पेस्ट। गाइस कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और का आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ज्यादातर ब्लॉगर्स आज के डेट में ये चीज तो नहीं करते, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि किसी और का कंटेंट जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन हम दूसरे के आइडिया को कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने एक नीश सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नीश सेलेक्ट किया फोटोग्राफी का, ठीक है। अब मैं उस पर आर्टिकल्स लिख रहा हूं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूं कि मेरा एक दोस्त है, या फिर एक और दूसरा यूट्यूबर है, या कोई दूसरा ब्लॉगर है, वो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे काम कर रहा है और उसको गजब का ट्रैफिक मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फोटोग्राफी का चल रहा है, साथ में अगले दिन हेल्थ का डाल दिया, फिर एक फोटोग्राफी का डाल दिया, फिर एक हेल्थ का डाल दिया। कुछ नहीं होना है मेरे कभी भी जिंदगी में कितना भी ट्रैफिक लेकर आ जाऊं, गलती से भी आ जाए, वायरल भी हो जाए, तब भी मैं अपने आप को एक ब्लॉगर नहीं कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक प्रॉपर नीश है ही नहीं, और मेरा जो डोमेन है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर नीश के लिए कभी भी उसकी रेलिवेंसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं किसी दिन हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल डाल रहा हूं, किसी दिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल डाल रहा हूं, किसी दिन फोटोग्राफी का डाल रहा हूं, किसी दिन टेक्निकल डाल रहा हूं, किसी दिन कोई और चीज का डाल रहा हूं, किसी दिन वाइल्ड लाइफ का डाल रहा हूं, कुछ भी डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरों को उसमें सक्सेस मिल रही है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा कभी भी डोमेन ऑथोरिटी नहीं बिल्ड हो पाएगी, और डोमेन ऑथोरिटी नहीं बिल्ड हो पाएगी तो मेरे लाइफ टाइम के लिए मैं जितनी मेरी मेहनत की होगी सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी मेरा ब्लॉग ग्रो नहीं होगा, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, कभी भी दूसरों के आइडियाज को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आप देखो, जितना आपका मर्जी हो उतना देखो आप दूसरों को, ठीक है। दूसरों की टेक्निकल चीजों पर ध्यान दो, कभी भी उनके कंटेंट को मत उठाओ, ठीक है। उनके कंटेंट में इंटरेस्ट मत लो कभी भी, है ना। आप देखो कि वो अपने कंटेंट में क्या क्या चीजें अप्लाई कर रहे हैं, क्या इन चीजों को मैं अपने कंटेंट में अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, ये चीज चेक करो। डायरेक्टली उनका टॉपिक मत उठाओ, क्योंकि उनका टॉपिक उठाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज करना। गाइस अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना है। अब आप उसमें इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपका एसईओ वगैरह जो करना होता है वो आप कर सकते हो। रैंक मैथ टूल है, और ये रैंक मैथ का जो प्लगइन आता है वर्डप्रेस में, आप उसका यूज कर सकते हो। योस्ट एसईओ यूज कर सकते हो, ऑल इन वन जो है आपका एसईओ टूल वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यूज करता हूं योस्ट एसईओ और रैंक मैथ, ऑल इन वन को मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूं, लेकिन ठीक है, तीनों ही जो प्लगइन्स है बहुत ही अच्छे अपने काम में। तो आप इनमें से कोई प्लगइन का यूज करते हो, ये आपको आइडिया दे देंगे कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और कितना सही है, कितना परसेंटेज आप अपना एसईओ किया है, सब कुछ बताता है ये टूल्स, ठीक है। यूज करो इनको अच्छी तरीके से। सिंपल एक आर्टिकल लिख के छोड़ो मत, कंप्लीट एसईओ करो उसका, जो आप कर सकते हो ना मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज आप नहीं करते हो तो गाइज वो एक गलती हो जाती है, ठीक है। और मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। सबसे पहले तो फोमो से बच के रहना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहीं से ये सारे फसाद की जड़ है, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो शुरू करो, और अगर शुरू कर दिया तो ये सब कुछ करो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।